हम एक्सपेंशन पढ़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक्सपेंशन के टाइम पे उन्होंने मेनली इन फॉरेन पावर्स और लोकल रूलर्स के साथ फाइट किया, जो हम पढ़ते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी फाइट की, बहुत सारे लोकल रूलर्स के साथ, अलग अलग जो एग्रीमेंट्स किए, लेकिन हम मेन पढ़ेंगे कि मेन उन्होंने क्या किया। ठीक है, पोर्तुगीज का तो वैसे अभी तक वैसे ही याद हो जाना चाहिए था, हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया उसको। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था और बैटल ऑफ सवाली, दो ही थे उनके साथ। ठीक है, बैटल ऑफ सवाली और मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, मुगल्स, ब्रिटिश वर्सेस मुगल्स में हमने स्टार्ट किया था बैटल ऑफ प्लासी से। बैटल ऑफ प्लासी था सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये नवाब ऑफ बंगाल था। इसके बाद नवाब ऑफ बंगाल बना मीर जाफर, और उसके बाद बनेगा मीर कासिम। ठीक है, ये इसका ब्रदर इन लॉ था। ठीक है, अब मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये तीन वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस वाज बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 एंड दे डिमांडेड दीवानी राइट। ठीक है, और ये दीवानी राइट्स इनको दिए मुगल एम्परर शाह आलम टू ने। दीवानी राइट्स कहां के? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तीन जगह के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब राइट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, मतलब एक तरह से टैक्स कलेक्शन के राइट थे। ठीक है, और इसी से बंगाल में एक सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसको बोला ड्यूअल गवर्नमेंट का, जिसको स्टार्ट करने का आइडिया दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, 1765 से ये ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ और वार्न हास्टिंग ने 1772 में इसको एंड कर दिया। मैंने बताया था कि उसमें एक बड़ा रीजन था, देयर वाज ए ह्यूज फेमाइन इन द बंगाल। ठीक है, तो रिवेन्यू कलेक्शन किया ही नहीं जा सकता था। जब फेमाइन था, सूखा था, तो कुछ हुआ ही नहीं, तो रिवेन्यू कलेक्ट हो ही नहीं सकता था। तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नर थे बंगाल में वार्न हास्टिंग। ठीक है, ये जब रॉबर्ट क्लाइव ने ये स्टार्ट किया तो ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, और जब वार्न हास्टिंग ने इसको एंड किया, ठीक है, ही वाज ऑन द वर्ज कि वो लास्ट गवर्नर था बंगाल का, और इसके बाद वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का। ठीक है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या सिस्टम था, मैं यही बता दूं इरेज करके, नेक्स्ट पे तो शायद, चलो यहां बताता हूं। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, इसका स्ट्रक्चर क्या था? इसमें होते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द कंपनी। उनके नीचे होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी। प्राइवेट कंपनीज में आज भी ऐसा होता है, ओनर होते हैं, ओनर एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। वो कंपनी को चलाने के लिए एक डायरेक्टर बनाता है, दैट ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, आजकल हालांकि टर्मिनोलॉजीज अलग अलग आ गई है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टर था, ये मेन कंपनी को देखता था। इसके अंडर में
इंडिया में 3 होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट पे और ये साउथ में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर ओनर। वो अपने अंडर में एक डायरेक्टर अपॉइंट करते थे। ये डायरेक्टर अलग अलग टाइम पे, इसका अलग अलग टाइम पीरियड होगा, कभी ये 5 साल के लिए होगा, कभी ये 4 साल के लिए होगा। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारे लिए। उसके बाद इन्होंने कंसेप्ट स्टार्ट किया कि जो जो इनकी ट्रेडिंग फैक्ट्री बनी, हमने पढ़ा था बंगाल के अंदर मेन इन्होंने लिया था कलकत्ता को, पहले हुगली को लिया था 1651 में, और फिर 3 विलेजेस, कौन कौन से, सुतानती, कालीकत्ता और गोविंदपुरी, ये 3 विलेज उन्होंने लिए। और वहां पे जो चारनोक नाम के एक पर्सन ने वहां पे फोर्ट विलियम बनाया। क्या बनाया? ये हम बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं, बंगाल में फोर्ट विलियम। ठीक है, और यहां पे ये लोग एक गवर्नर बैठाने लग गए कि ये गवर्नर है जो बंगाल के पूरे रीजन को संभालेगा। ठीक है, सिमिलर वे में बॉम्बे इनको मिला 1668 में। कैसे मिला? इन्होंने लीज पे लिया। किससे लिया? ब्रिटिश के किंग से, चार्ल्स II, जिसको वो डाउरी में मिला था पोर्तुगीज से। 1662 में उसको डाउरी में मिला और इन्होंने उसको 10 पाउंड की लीज पे ले लिया। हालांकि 10 पाउंड कभी पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में, 10 पाउंड की लीज पे ले लिया। ठीक है, लेकिन ये पूछा गया कि हाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द राइट ऑफ बॉम्बे, तो दे गोट इट एज ए लीज फ्रॉम द किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के किंग से लीज पे उन्होंने लिया था। ठीक है, 1668 में। और मद्रास उन्होंने 1639 में ये भी लीज पे लेके स्टार्ट किया था। वहां का जो लोकल एम्पायर था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, हमने पढ़ा था वहां से। ठीक है, तो यहां इन 3 प्लेस को उन्होंने अपना पावर सेंटर बनाया। सर ये वेस्ट कोस्ट वाला बॉम्बे है? ये हाँ, वेस्ट कोस्ट बॉम्बे है, ईस्ट कोस्ट उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, ईस्ट कोस्ट में बंगाल है। ठीक है, बंगाल लिखा तो मैंने यहाँ पे। तो ये 3 उन्होंने पावर सेंटर बनाए अपने। यहां उन्होंने अपने अपने गवर्नर बैठाए। ये गवर्नर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग टाइम पे बहुत सारे गवर्नर आए। ठीक है, हम उनमें से कुछ गवर्नर पढ़ेंगे, जिनमें से एक गवर्नर बंगाल का मैंने बताया, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, वो 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सन था। फेमस इसलिए था क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में अगर वो नहीं जीतता तो ये सारी कहानी शायद स्टार्ट ही ना होती। ठीक है, और फिर बैटल ऑफ बक्सर को भी जीतने में उसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसके बाद भी कई बैटल जोर फोर्ट करेगी कंपनी। तो वो एक क्लर्क था कंपनी में। जब वो आया तो क्लरिकल वर्क के लिए आया था कि कंपनी का क्लरिकल वर्क संभालेगा, और धीरे 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 वो बंगाल में गवर्नर बन गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस, 2 बार बना। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर बने बंगाल के वो थे वार्न हास्टिंग। तो गवर्नर में हमें 2 के नाम याद रखने हैं, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इनको बोला जाता था हेवंस बोर्न जनरल। हेवन बोर्न जनरल मतलब, हेवन बोर्न जनरल का मतलब ए पर्सन विद क्या बोलेंगे, नेचुरल गिफ्टेड स्किल्स। उसके पास नेचुरल गिफ्टेड स्किल थी कि वो क्लर्क से गवर्नर बन गया। ठीक है, तो हेवन बोर्न जनरल बोला जाता है उसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज नोन एज द हेवन बोर्न जनरल। तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लिख लेना इसको। एंड ही बिकम द गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस, एंड ही वाज द वन हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कहां स्टार्ट हुआ?
बंगाल में, यहां नहीं स्टार्ट हुआ, सिर्फ बंगाल में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो गवर्नर था बंगाल का, ही वाज वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, ही वाज ए वेरी लीनियंट गवर्नर, ये बहुत ही लीनियंट गवर्नर था और वो इंडिया में कुछ रियल रिफॉर्म करना चाह रहा था, इसलिए इसके हम बहुत सारे रिफॉर्म पढ़ेंगे बाद में, इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम वॉरेन हास्टिंग को। वॉरेन हास्टिंग वो इंडियंस के जो राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कंपनी, तो वो उसके फेवर में नहीं था, वो इंडियंस के फेवर में था। बाद में उसको जाके इस बात की पनिशमेंट भी मिलेगी। ही वॉज द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु फेस द इम्पीचमेंट चार्ज इन ब्रिटेन। ये भी पूछा गया है कि उसको इम्पीच किया गया था ब्रिटेन में, पनिश किया गया था, एक तरह से पनिशमेंट मिली थी इंडिया से जाने के बाद कि आप इंडियंस के फेवर में क्यों काम कर रहे थे, ठीक है। हालांकि लेटर ऑन जो उस पर चार्जेस लगे थे वो गलत प्रूव हुए थे और वो फ्री हो गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है, तो वॉरेन हास्टिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एक दिन जाएगा वॉरेन हास्टिंग को पढ़ने में, एक क्लास जाएगी, इतना लंबा पढ़ना है इसके बारे में, तो अपने आप ही नाम याद हो जाएगा जब एक क्लास जाएगी तो इसके ऊपर, ठीक है। तो ही वाज द इम्पोर्टेंट पर्सन। तो ये सिस्टम ऐसे था, ये सिस्टम ऐसे चला 1772 तक, ठीक है। अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ और 1772 तक ये सिस्टम ऐसा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये बदलता रहता था, ठीक है। उसके नीचे ये भी बदलते रहते थे टाइम टू टाइम, कभी 3-3 साल के लिए अपॉइंट किए, कभी 5 साल के लिए, कभी लगा किसी को कोई हमारे फेवर में नहीं काम कर रहा है पहले भी बुला लिया उसको, ठीक है। तो इन तीन का बॉस ये था और इसके बॉस ऊपर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे। तो ये सिस्टम चला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1772 तक। 1772 में फेमाइन आया बंगाल में, ठीक है। और इस बंगाल फेमाइन की वजह से जो लोकल पर्सन थे वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट में हो गए थे कंपनी के। तो कंपनी को भी लग रहा था कि हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा करना, क्योंकि यहां तक क्या हो रहा था, सिर्फ ए वन साइडेड रिवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि रिवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स। तो रिवेन्यू कलेक्ट करके नॉर्मल क्या होता है कि इंडिया में गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो उस टैक्स का पैसा वापस भी तो हमारे ही वेलफेयर के लिए लगाती है, ठीक है। लेकिन वहां ऐसा नहीं कर रहा, रिवेन्यू कलेक्ट हो रहा था और वो या तो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करने में जा रहा था या फिर वो पैसा सारा का सारा ब्रिटेन में जा रहा था, ठीक है। तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, कई सालों तक कोई भी रिफॉर्म हुआ ही नहीं। तो जब ड्रोट आया, सूखा पड़ा, तो उस टाइम पे फेमाइन आया, तो वहां के लोग अगेंस्ट में हो गए थे। इवन जो जमींदार थे वो भी अगेंस्ट में हो गए थे कंपनी के। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा बंगाल को संभाले हुए था जो गवर्नर। अब बंगाल मैंने बताया बहुत बड़ा रीजन होता था, तो वो कैसे संभालता था, अपने नीचे जमींदार उसको फेवर में रखता था। तो उस टाइम पे सभी अगेंस्ट में हो गए, तो वॉरेन हास्टिंग ने लिखा, ऊपर लेटर लिखा कि भी कंपनी को लोगों के फेवर के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि पैसा तो जो गवर्नर बने अलग अलग टाइम पे बंगाल के, उन्होंने सबने कंपनी के लिए तो लगाया ही नहीं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने नियर एंड डियर्स की कंपनी खोली, नाम से अलग अलग कंपनीज बनाई, उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया, या फिर अपने घर भेज दिया अपने नाम से। कंपनी को तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा था। तो यहां पे 1772 में कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। कहां पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ठीक है, कि भी हम वी आर द बैंकरप्ट और हम लोगों को आप लोन दे दो, एंड दे डिमांडेड लोन। 1772 में कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स बिकॉज फाइनेंस नहीं थे उनके पास। फाइनेंस, जो रिवेन्यू कलेक्शन से पैसा गया कहां पे, जितने भी गवर्नर जाए उन्होंने अपना पर्सनल पैसा निकाल लिया, कंपनी को ऊपर नहीं दिया, ठीक है। तो कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल की ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, या ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बना हुआ था, और उन्होंने लोन मांगा
कि हम लोगों को लोन दे दीजिए। लेकिन जब ये कंपनी बड़ी हो रही थी, अभी हम कौन से ईयर में आ गए, कंपनी आई थी 1608 में, अभी आ गया 1772। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो इंडिया में आए काम करने के लिए, वापस गए अमीर बन बन के। तो ये चीज ब्रिटेन में देख रहे थे कि भाई ये लोग, ये पर्सन, इस नाम का पर्सन इंडिया में गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और बहुत रिच होके आया। तो वहां के जो एमपीज थे, एमएलए थे, लोकल पर्सन थे, उनमें इस बात को लेके काफी एक तरह से गर्ज था कि भाई ये लोग कैसे रिच हो रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके अगेंस्ट में वॉइस रेज हो रही थी जर्नल पब्लिक में, और जर्नल पब्लिक में हो रही थी तो वो पार्लियामेंट में पहुंच रही थी। तो कब पार्लियामेंट भी मौका ढूंढ रही थी कि कंपनी को कैसे दबाया जाए, लेकिन कंपनी इनिशियली प्रॉफिटेबल थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छे खासे पैसे दे रही थी, मोनार्क था उसको अच्छे खासे पैसे दे रही थी, तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये मौका देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि अब कंपनी को दबाया जा सकता है, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिस वाज द first act made by British Parliament to regulate the function of British East India Company in India। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया पहला एक्ट था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करता इंडिया में। ठीक है, तो इस एक्ट से उन्होंने किया क्या, इस एक्ट से उन्होंने एक सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट किया। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया। अब सिस्टम बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था उसका नाम बदला, उसको बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नाम बदलने का लॉजिक ये था कि उसको पावर ज्यादा देनी थी बाकी दो गवर्नर के कंपैरिजन में, तो इसलिए उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रख दिया। और इसके नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। तो थोड़ा सा सिस्टम में चेंज किया उन्होंने कंपनी के, अपने आप को ऊपर रख दिया कंपनी के, और कंपनी को कुछ उन्होंने प्रोविजंस दिए कि ये प्रोविजंस आपको फॉलो करने हैं तो हम आपको लोन दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रोविजंस डिटेल में आप पॉलिटी में पढ़ोगे, पॉलिटी में इसके सारे प्रोविजन पढ़े जाएंगे डिटेल में कि क्या क्या प्रोविजन थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। ठीक है, तो यहां से सिस्टम सेंट्रलाइज होने लगा। सेंट्रलाइज का मतलब है कि पहले तो डिवाइडेड था, ठीक है, अब वो सिस्टम ऊपर से नीचे तक सेंट्रलाइज हो रहा था। ये सेंट्रलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, 1773 में। ठीक है, अब एक चीज और समझो, ये जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, गवर्नर ऑफ मद्रास है, और पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, इनके पास कुछ राइट्स थे, कुछ एग्जीक्यूटिव राइट थे और कुछ लेजिस्लेटिव राइट थे। मतलब इनके पास, जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल जब बंगाल को रन करता था तो उसके लिए वो कुछ रूल रेगुलेशन बनाता था, तो वो उसके लेजिस्लेटिव राइट थे, और उन्हीं को फिर वो एग्जीक्यूट करता था तो उसके एग्जीक्यूटिव राइट थे, जो आज के टाइम पे भी होती हैं। पहले लेजिस्लेशन से लॉ बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये दो राइट इनके पास थे। ये जब सिस्टम चेंज हुआ, ये वाला सिस्टम बना, नए वाला ये सिस्टम बना,
तो ये राइट में कोई चेंज नहीं किया गया, राइट ऐसे ही थे। लेकिन अब क्या होता था, इन दोनों को अपना सब कुछ रिपोर्ट करना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से बात करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को बताते थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताते थे क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, देन तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 1773 में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम पीक पे कब पहुंचा? तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम पीक पे पहुंचेगा विद चार्टर एक्ट 1833 के साथ। ठीक है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहले तो बुलाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लिख लो, फिर याद नहीं रहेगा, लिखो सीक्वेंस में। उसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786। ठीक है, फिर आएगा चार्टर एक्ट 7, क्या पूछ रहे थे? लिख लिया, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, फिर आएगा चार्टर एक्ट 1813, फिर आएगा चार्टर एक्ट 1833, और फिर आएगा चार्टर एक्ट 1853। डन। इसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। लिख लिए, ये सारे एक्ट थे जो एक्ट 1858, ये सारे एक्ट थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए टाइम टू टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में। ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा वहां पे कंपनी रूल विल ओवर, उसके नीचे लिख लो कंपनी रूल विल ओवर, वहां पे कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल स्टार्ट, और इंडिया में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल आ जाएगा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक्ट बार बार आएंगे, इनकी डिटेल आप पढ़ोगे पॉलिटी में, एक एक की डिटेल में पढ़ोगे कि क्या क्या प्रोविजन थे इन सब में। ठीक है, सो जब चार्टर एक्ट 1833 आएगा तो धीरे धीरे 1773 से धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को रेगुलेट करेगी और रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करती जाएगी धीरे धीरे, और सेंट्रलाइजेशन पीक में होगा चार्टर एक्ट 1833 के। तो पहले तो वही लिख लो जहां रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिखा, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट 1833 में लिखो सेंट्रलाइजेशन वाज एट द पीक। क्या था वो मैं बताता हूं कि पीक में हुआ क्या था। लिख लिया। अब देखो पीक टाइम पे हुआ क्या, जब सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंचा तो जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास एग्जीक्यूटिव पावर थी और लेजिस्लेटिव पावर थी, इनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली। अब इंडिया में लॉ बनाने की पावर सिर्फ इस एक पर्सन के पास थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। ये पूरी इंडिया के रूल रेगुलेशन बनाएगा, एग्जीक्यूशन का काम ये नीचे वाले भी करेंगे, अपने एरिया में ये एग्जीक्यूट करेगा, अपने एरिया में ये, और ये पूरी इंडिया के लिए रूल बनाएगा और एग्जीक्यूट ये करेगा। कौन सी इंडिया के लिए? ब्रिटिश इंडिया के लिए।
जहां पे ब्रिटिश इंडिया इंडिया का वो पार्ट था जहां पे ब्रिटिशर्स का होल्ड था। ठीक है, सो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास हैज बीन टेकन अवे एंड इट हैज बीन गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको पावर दे दी थी तो इसको नाम भी चेंज किया। हर बार इस पोजीशन पे बैठा हुआ जब भी इसको पावर ज्यादा मिलेगी इसका नाम चेंज होगा। तो यहां पे चार्टर एक्ट 1833 के साथ इसको एक नया नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब इसके पास इंडिया के लॉ बनाने की पावर थी तो इस पोस्ट का नाम बदल के रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब? 18 चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, और इसके नीचे वही गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। क्लियर? ये सिस्टम ऐसे ही चला। पहले हमने एक सिस्टम देखा कि ये इनिशियल सिस्टम था कंपनी का, फिर हमने देखा कि कंपनी के सिस्टम में चेंज किया। मेजर चेंज ये था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, और इसके सब ऑर्डिनेट कर दिए गए ये दोनों, नीचे आने को बोलते हैं सब ऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इसके सब ऑर्डिनेशन में ये आ गए। 1833 में जो सबऑर्डिनेट थे इनकी लीगल पावर ले ली गई और वो लीगल पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी, उसका नाम चेंज किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चेंज जो आएगा बड़ा, हालांकि बीच में भी कई माइन्यूट चेंज होंगे वो बाद में, जो नया चेंज आएगा वो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या किया? ऐसे हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर साफ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पहले समझ लो, लिखना बाद में। ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म, एक पर्सन बनाया जिसको बोला SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बदल दिया, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बदल दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। और अगर बेटर समझोगे तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो ओनर थे उसकी जगह ओनर हो गए ब्रिटिश पार्लियामेंट, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह आ गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे बना दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके नीचे वही गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल। ये पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया 1858 के बाद, और लास्ट तक 1947 तक यही सिस्टम चलेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बदलते रहेंगे, गवर्नर ऑफ मद्रास और बंगाल सॉरी बॉम्बे बदलते रहेंगे, लेकिन सिस्टम यही चला। तो ये तीन सिस्टम हमने समझे कि पहले क्या सिस्टम था, फिर सिस्टम में चेंज किया और फिर चेंज किया। ठीक है, तो इन तीन सिस्टम के बेस पे जो मुझे कराना तो आगे था, एक स्लाइड में यही समझा देता हूं। गवर्नर ऑफ बंगाल होते थे, तो हमें पढ़ना है लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉन हास्टिंग। ठीक है, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था पहला? वॉन हास्टिंग। ठीक है, कब बना? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। ठीक है, फिर आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिंक, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही था। ठीक है, ये चेंज कब हुआ? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अब
लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी यही था। और ये कब हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। ठीक है, समझ में आया यहां तक? गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्टर एक्ट 1833 से। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और लास्ट में वाइसराय ऑफ इंडिया को फिर से बताया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोबारा से इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाइसराय कौन होंगे फिर? लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। डन। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोबारा से फिर बनेंगे, यार फिर बोलो कि दोबारा से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, पढ़ो एक बार दोबारा नाम इन नेम्स को। तो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। Who was the first governor general of Bengal? Who was the first governor general of Bengal? Last governor general of Bengal? First governor general of India? Last governor general of India? First viceroy of India? Last viceroy of India? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, यहां हो गया। अब ये पर्सन का नाम लिखो लॉर्ड माउंटबेटन। ही वॉज द फर्स्ट, इसके आगे लॉर्ड माउंटबेटन लिखो। ही वॉज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। पहली चीज तो ये, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। He was the first governor general of independent India. ठीक है, और he was the last Britishers who was the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले लिख लेना, समझना बाद में कि क्या क्या लिखवा दिया है, क्योंकि लिखा हुआ जरूरी है तभी समझ पाओगे। लास्ट वाइसरॉय था। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनाई हो गया। ही वॉज द लास्ट ब्रिटिशर्स टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट ब्रिटिशर था जो गवर्नर जनरल बना इंडिया का, इसके बाद कोई नहीं बना। डन। इसके बाद एक पॉइंट और लिखेंगे, इसको रिप्लेस करने वाला एक पर्सन था, फिर इसके बाद इसको रिप्लेस करेगा एक पर्सन, सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचारी, he was the first
Indian, he was the first Indian to be the Governor General of India. First Indian to be the Governor General of India. लिख लिया? He was the last Governor General of independent India. He was the last Governor General of independent India. क्योंकि उसके बाद ये गवर्नर जनरल की ऑफ इंडिया की पोस्ट बदल के प्रेसिडेंट कर दी गई थी. ठीक है, डन. एंड ही वाज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसको बनाया नहीं गया था. वो स्टोरी हम बाद में देखेंगे. एक बार पढ़ लो, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछो कि ये चीज समझ में नहीं आई. कौन से एक्ट से, एक्ट भी याद करने, कौन से एक्ट से पोजीशन बदल के उसका नाम क्या रखा गया, उस पोजीशन पे जो पर्सन आया वो पहला कौन था, आखिरी कौन था. ठीक है, वो सारे याद करने. अभी तो बीच वाले भी तो याद करने हैं, तो पहले आखिरी किए हैं, इनके बीच के भी तो होंगे ना. नहीं, ये याद हो जाएंगे क्योंकि हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे. ये जो इस पेज पे हमने क्वेश्चन किए, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. किसी ने किसी प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है. लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कोई ड्रैग करके था. किसका? बंगाल का. याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बता देता हूं वहां पे. ठीक है, तो इससे अलावा सिर्फ आपको रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखना है. इससे पहले वाले में एक रॉबर्ट क्लाइव याद रखना है, जो 2 बार गवर्नर बना था बंगाल का, गवर्नर जनरल नहीं. क्लियर? वापस से आ जाओ. तो नेक्स्ट जो ब्रिटिशर्स फाइट करेंगे, पहले तो वो डच को साइड करेंगे, पोर्तुगीज को. उसके बाद डच का भी हमने पढ़ लिया था कि वो डच को साइड करेंगे, एंग्लो डच वॉर होंगे, और एंग्लो डच वॉर के बाद उनमें एक सेटलमेंट हो जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक्सटाइल बिजनेस मिल जाएगा इंडिया का, और डच ले लेंगे स्पाइसेस बिजनेस ऑफ मैले पेनिनसुला का. ठीक है, इनके बीच में 3 वॉर होंगे, इंडिया से बाहर होंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे उनको. ठीक है, लगभग 1642 से लगभग 1774 के बीच में 3 वॉर फाइट करेंगे. वो सारे इंडिया से बाहर फाइट करेंगे मैले पेनिनसुला के अराउंड, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, एंग्लो डच वॉर. ठीक है, तो ये डच भी साइड में हो जाएंगे. इससे पहले हम लोग पोर्तुगीज के साथ कर चुके हैं कि बैटल ऑफ स्वाली ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस, फिर एंग्लो डच वॉर के साथ ट्रेड सेटलमेंट हो जाएगा. देन उसके बाद है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी? 1664 में. ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैरेलल में ही अपनी फैक्ट्री खोलेगी. मैंने बताया था उन्होंने भी पहली फैक्ट्री सूरत में ओपन की और दूसरी मसूलीपट्टनम में ओपन करेंगे. ठीक है, बाकी बातें पढ़ेंगे उसको. तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करने के लिए ब्रिटिशर्स 3 वॉर फाइट करेंगे इंडिया में. 3 वॉर होंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. डायरेक्ट वॉर नहीं होंगे, ये इनडायरेक्ट वॉर थे. इनडायरेक्ट क्यों होंगे वो भी मैं बताता हूं, जिसको हम पढ़ेंगे 3 वॉर्स ऑफ कार्नाटिक रीजन. फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, सेकंड कार्नाटिक वॉर, थर्ड कार्नाटिक वॉर. ईयर याद रखने हैं, बिल्कुल रखने हैं कि कब से कब तक कौन सा कार्नाटिक वॉर हुआ. ठीक है, इवन बाद में लेटर ऑन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले कार्नाटिक वॉर में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ. लेकिन अभी जस्ट आप इतने जान लो कि कार्नाटिक वॉर वर द फाइट बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इनडायरेक्ट फाइट थी इंडिया में डोमिनेंस के लिए कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कार्नाटिक वार। लिख भी लेना, इट वाज द फाइट बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज ए इनडायरेक्ट फाइट बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द डोमिनेंस इन इंडिया, कि इंडिया को डोमिनेट कौन रहेगा इंडिया में, उसके लिए फाइट थी उनके बीच में। लिख लिया? अब समझो, इस रीजन को बोलते थे कार्नाटिक, इससे ऊपर ये हैदराबाद रीजन, इस रीजन को बोलते थे नदन सरकार। यहां पे हम पढ़ेंगे बाद में, ये था मैसूर किंगडम। ठीक है, और इनसे ऊपर ये था मराठा किंगडम। ठीक है, और फिर इससे ऊपर तो यहां पे बंगाल आ जाता है ऊपर, और वहां पे ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था पहले ही, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका वही था। तो कर्नाटक में बेसिकली क्या था, यहां पे ये है पौंडीचेरी, जहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था फ्रेंच का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर जब हुआ तो ये कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ था यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि कौन नया राजा बनेगा। दो दावेदार थे, एक को सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का और एक को सपोर्ट था फ्रेंच का। तो वहां से वो इनडायरेक्ट वॉर स्टार्ट हुआ था और वो धीरे धीरे इंडिया में स्पिल ओवर हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली इंडिया में पड़ना था। ठीक है, क्यों पड़ना था? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूरा का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पिल ओवर वॉर। ये स्पिल ओवर वॉर था जो यूरोप में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड इन यूरोप, ठीक है, और बाद में इंडिया में आया। तो इन दोनों की, इधर बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड और यहां पौंडुचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड, और फ्रांसीसीज को पूरा सपोर्ट था मैसूर किंगडम से। इनको मैसूर किंगडम से पूरा सपोर्ट मिलता था, तो यहां पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो इन दोनों के बीच में आपस में कुछ नेवल बैटल हुई। ठीक है, धीरे बाद में, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन का वॉर एंड हो गया यूरोप में, तो यूरोप में जैसे ही ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन का वॉर एंड हुआ तो वहां एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्स-ले चैपल 1748 में। नाम अजीब लगेंगे, ऑब्वियस है, हर एक नाम स्टार्टिंग में अजीब लगेगा, कुछ दिन के बाद आदत हो जाएगी याद करने। एक्स-ले चैपल से फर्स्ट कर्नाटक वॉर खत्म हो गया। डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी तो इतना ध्यान रखो कि कर्नाटक वॉर नाम की कोई चीज हुई पहली। इट वाज ए वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन का वॉर था, स्टार्टेड इन यूरोप, स्पिल ओवर इन इंडिया बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर, सक्सेशन वॉर कंप्लीट हुआ, वहां दोनों के वहां ट्रीटी हो गई फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल। ये फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी नेम है। तो ऑब्वियस है, स्पिल ओवर वहां से हुआ था तो डायरेक्शन आ गई, वो रुक गया, पहला वॉर खत्म हो गया। उसके बाद 1742 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक पर्सन को इंडिया में भेजेगी, डुप्लेक्स उसका नाम था, उसको वो गवर्नर बनाएंगे इंडिया में। ठीक है, सो जो डुप्लेक्स था
he will start a policy, वो एक पॉलिसी स्टार्ट करेगा। पॉलिसी क्या थी कि जब दो पर्सन फाइट कर रहे हैं या दो लोकल रूलर फाइट कर रहे हैं, उनमें से जिसका लग रहा है कि जीतने के चांसेस कम हैं उसके साथ मिल जाओ और अपनी पावर को यूज करो और दूसरे को हरा दो, ताकि जब वो पावर में आएगा तो उस एरिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी खुल के ट्रेड करेगी। ठीक है, तो मतलब जो इंडियन जो रूलर थे उनके जो सक्सेशन वॉर होते थे आपस में, या उनके जो अपने एरिया को बढ़ाने के वॉर होते थे, उनमें इंटरफेयर करो। ठीक है, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को बढ़ाओ। ये इसकी सिंपल सी पॉलिसी थी। ठीक है, तो इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये पूछा गया कि ये पॉलिसी जो टू टेक द एडवांटेज ऑफ द वॉर बिटवीन द इंडियन जो किंग, ये पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? द पॉलिसी स्टार्ट बाय डुप्लेक्स। ठीक है, 1742 में ये गवर्नर बन के आया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में। ठीक है, एकमात्र गवर्नर जो पढ़ेंगे, मोर तो गवर्नर पढ़ेंगे भी नहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, नाउ अब फर्स्ट वॉर हो गया, सेकंड वॉर पे आते हैं। कर्नाटक के नवाब थे उस वक्त अनवरुद्दीन खान, एंड ही डाइड इन 1749। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अनवरुद्दीन खान की डेथ हो गई। डेथ हुई तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ। इनके सन मोहम्मद अली, वो बोला कि मैं बैठूंगा गद्दी पे, और इनके सन इन लॉ चंदा साहिब। मोहम्मद अली। इन दो पर्सन्स में सक्सेशन का वॉर स्टार्ट हो गया कि हु विल बी द न्यू नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन। ठीक है, ये पूरा का पूरा कर्नाटक रीजन था। इस कर्नाटक रीजन की कैपिटल होती थी आरकोट। सो इन दोनों के बीच में सक्सेशन वॉर था। तो डुप्लेक्स ने देखा कि चंदा साहिब अगर किंग बनता है तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सपोर्ट कर दिया किंग बनने के लिए। सपोर्ट करने का मतलब है कि उसके लिए मिलिट्री लेके आना, सपोर्ट, बाकी जो रूलर है उनका सपोर्ट लेके आना, अपने सोल्जर्स देना। ठीक है, कि भाई आप लड़ो और अगर आप जीत जाओगे तो हम लोगों को ट्रेड बेनिफिट दे देना। ट्रेड बेनिफिट का पूरा खेल था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खेल को समझ गई और उन्होंने साथ दे दिया मोहम्मद अली का। सो इनडायरेक्टली फिर दोनों के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गया, जिसको बोला जाता है सेकंड वॉर ऑफ कर्नाटक। तो इट वाज द वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर कर्नाटक रीजन, जहां पे दो पर्सन मोहम्मद अली खान, अनवरुद्दीन के सन, और चंदा साहिब इसके सन इन लो, इनके बीच में फाइट थी कि हु विल बी द नेक्स्ट नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन। मोहम्मद अली खान को सपोर्ट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, चंदा साहिब को सपोर्ट किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, सपोर्ट क्या किया? सपोर्ट इतना किया कि ही वाज ए प्रिजनर अंडर मराठा इसको लेके गए हुए थे प्रिजन में, क्योंकि ये एरिया उस वक्त बहुत अनस्टेबल था। मराठा अपनी पावर बढ़ाना चाहते थे, निजाम ऑफ हैदराबाद अपनी पावर बढ़ाना चाहता था, और मैसूर अपनी। तो ये आपस में इन एरिया पे वॉरफेयर करते थे। ठीक है, तो मराठा चंदा साहिब को कैप्चर करके ले गए थे एक वॉर को, फाइट को हरा के। हम वो फाइट नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नया नवाब बनाने के लिए इन्होंने मराठाओं को पैसे दिए, इनको छुड़वाया और बोला कि आप फाइट करो मोहम्मद अली के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इन दोनों की फाइट हुई। ऑब्वियस है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ज्यादा पावर थी, एंड मोहम्मद अली
खान जीत गए और एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई 1754 में। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इसलिए हुई क्योंकि हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, लेकिन ये जगह थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो एक सेटलमेंट हुई कि भी हमारी प्लेस को छोड़ दो आप, ठीक है। उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया था। मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था 1754, ठीक है। तो हमें ट्रीटी याद रखनी है। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में क्या हुआ नहीं हुआ याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, स्पिल ओवर हुआ, एंड हुआ ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपेल के साथ। सेकंड कार्नाटिक वॉर, वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर कार्नाटिक रीजन, मोहम्मद अली खान और चंदा साहिब को सपोर्ट किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने और मोहम्मद अली खान को ब्रिटिशर्स ने। इसमें हम पढ़ेंगे बाद में 3 बैटल ऑफ त्रिचुनापल्ली हुई थी, बाद में वो पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में ब्रिटिशर्स ज्यादा हैवी हो गए थे, किसके ऊपर? फ्रेंच के ऊपर और चंदा साहिब के ऊपर, और चंदा साहिब मारे गए थे बाद में, ठीक है। तो लेकिन इस वॉर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास को कैप्चर कर लेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेगी। दोनों की रिवर्सल टेरिटरी थी, ट्रीटी करेंगे, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, अपनी अपनी टेरिटरी वापस ले लेंगे, ठीक है, और वॉर ओवर। ठीक है, देन अब पढ़ेंगे थर्ड कार्नाटिक वॉर। नहीं वैसे यही और करेंगे, तब तक टाइम भी हो जाएगा। थर्ड कार्नाटिक वॉर एक डायरेक्ट फाइट थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। अभी तक दोनों, पहला स्पिल ओवर था, दूसरा भी स्पिल ओवर ही था, एक तरह का डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे थे। यहां पे दोनों डायरेक्ट फाइट करेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा था यहां पे एक बैटल होगा, बैटल ऑफ वांडीवॉस 1760 में, ठीक है। और ये टाइम याद करो 1757 बंगाल जीत लिया इन्होंने, ठीक है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होने वाली है और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। तो ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड था और ये सारी बैटल्स की सीक्वेंस याद रखनी है। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ वांडीवॉस 1760, बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 और बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि ये पूछा है यूपीएससी ने कि सीक्वेंस बता दो कि इन बैटल्स की क्या क्या सीक्वेंस थी, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखनी है। बैटल ऑफ वांडीवॉस डायरेक्ट फाइट थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। हाँ, तो अलग अलग जगह पे थे ना, लेकिन तो ये टाइम पीरियड बहुत अनस्टेबल था। ब्रिटिश जब लेटर मुगल्स थे तो वो बहुत अनस्टेबल टाइम था, जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टेक ओवर नहीं कर लेगी। अभी इस बैटल के बाद चीजें रुक जाएंगी, लेकिन अभी एंग्लो मैसूर वॉर बाकी है, एंग्लो मराठा वॉर बाकी है, एंग्लो सिख वॉर बाकी है, ठीक है। लेकिन ये रीजन थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, कार्नाटिक वाला रीजन। बैटल ऑफ वांडीवॉस याद रखना है 1760 में, और इसके बाद ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ईयर था 1763, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवॉस में लिखना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द बैटल, वो बैटल हार गई, ठीक है। एंड 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके अकॉर्डिंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कोई भी आर्मी या मिलिट्री नहीं रख सकती थी। दे विल ओनली डू ट्रेडिंग, और कुछ नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो 3 बैटल, 3 ट्रीटी, ठीक है, और बैटल्स के ईयर
कार्नाटिक रीजन कहां पे है, याद रखना। और इसके साथ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, और फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पढ़ोगे धीरे धीरे तो याद हो जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा।